आप देख रहे हैं News+1 और मैं हूं यासीन हुसैन। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो 20 सालों से अपने समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं और देश के कोने कोने में जाकर सामाजिक संस्थाओं से मिल रहे हैं। ये हैं डॉक्टर चंद्रपाल, पूर्व जिला अधिकारी गाजियाबाद। सर, आज ऐसी कौन सी जरूरत आ गई जो आप देश के कोने कोने में जाकर लोगों से मिल रहे हैं? ठीक है, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में लोग कहते हैं आपने बहुत अच्छा काम किया, ये हम सब जानते हैं, आप इसको छोड़िए। अब ना सामाजिक कार्य में हम सामाजिक परिवर्तन मंच के अध्यक्ष बन गए। सामाजिक परिवर्तन मंच के माध्यम से जो हम अधिकार के रूप में जाते थे कहीं जिले में, तो वहाँ सारे लोगों से और उनको शाम को प्रोग्राम प्रतियोगिता कराते थे, जिससे कि उनको कुछ जागरूक किया जा सके कि हमारा संविधान क्या है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया है, वो क्या चाहते हैं, देश के राष्ट्रपति के रूप में क्या होना चाहिए। ये सब बातें जो जनरल पब्लिक में यहाँ छोड़ता था, तो यहाँ से जब ट्रांसफ़र हुआ तो मालूम है यहाँ पर एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग AGM PM सब। सर, ऐसा आप क्या करना चाहते हैं जो आपने पार्टी का गठन किया और आपको अगर राजनीति ही करनी थी तो आप किसी भी पार्टी में चले जाते और अपने समाज के लिए कार्य कर सकते थे? ये क्या जरूरत था कि आप पार्टी ही बनाकर सामाजिक कार्य करें? देखिए, हमें पार्टी बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमको तो सही लोगों को, सही ईमानदार, सच्चे अच्छे ईमानदार लोगों को भी पॉलिटिक्स में लाना है। पहली बात, व्यवस्था परिवर्तन करना है, चाहे हम बने न बने। कितने साल हो गए? 14 साल से हम कर रहे हैं। 2008 में हम रिटायरमेंट के बाद गए थे आगरा जी, और 2009 में इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, पार्टी के नाम से लड़ा, इंडिपेंडेंट माना जाता है। तो 2009 में बनी और फिर 2011 में रजिस्टर हुई, 18/2/2011। अभी करीब मेरे पास है 4 लिस्ट है, 4 से करीब पदाधिकारी हैं और दूसरे प्रदेशों में भी है, तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, आंध्रा में है, केरला में है जी, इसमें, और मध्य प्रदेश में भी हमारा आदमी है, एंड छत्तीसगढ़ में भी एक बहुत बड़ा नेता है, इसमें हरियाणा में भी है, और जम्मू कश्मीर में तो एक्स चीफ सेक्रेटरी भी हमारे साथ है। तो इसलिए बहुत है काम करने वाले, मगर हमने उस रूप से नहीं कार्य किया कि भैया धन है तुम आ जाओ, तुम जल्दी से अपना नेता को बना लो। ये सब हमारा काम नहीं, हमें नहीं चाहिए। लोग कहते हैं बड़ा धन कमाया होगा, मैंने अगर IAS ऑफिसर ही कि अगर धन कमाने वाली बात करते हो तो मैंने कि मुझे क्या ज़रूरत थी ये करने की? तभी कमा लेता करोड़ों रुपया। यहीं का आदमी मुझसे 90 लाख रुपये दिलवा, जिसको बंद कर रहे थे 90 लाख मेरे भाई को कहा जा रहा था, 90 लाख। तो मैंने ये हिम्मत है किसी की हमसे बात करने की कि रुपया हमने किसी एक पैसा गाजियाबाद जहाँ रहा हूँ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, इनमें कोई जा के पूछ ले, जो फील्ड में सेक्रेटरी में रहा हूँ, 8-10 सेक्रेटरी रहा हूँ, पुलिस में सेक्रेटरी रहा हूँ, सबका पूछ ले कोई जाके, एक रत्ती भर किसी से कोई पैसा लिया तो उसकी गारंटी। अब एक दर्द है, मैंने बताया ना, एक दर्द है गरीबों के प्रति जो मुझे परेशान किए हुए। नहीं, मुझे इसी उम्र में क्या ज़रूरत है? मुझे पैसे तक की इसलिए नहीं ज़रूरत है। देखिए, मेरी सबसे बड़ी बेटी MBA IIM अहमदाबाद से है, उसका हस्बैंड IAS है, एंड वो जो है इसमें जॉइंट सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन है। मेरा उससे छोटा बेटा है, वो भी IAS है, उसकी बीवी भी IAS है, वो अपने मस्त है दोनों। उसका लड़का भी IIT इसमें बना, उससे क्या नाम है, IIT बॉम्बे से अपना वसूल करके वो अच्छे से इंडियन बैंक में लग गया है। उसके छोटा बेटा जो है BTech MTech एंड MSc फाइनेंस एंड अकाउंट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से है। वो बहुत बड़ा शेयर था, फंड मैनेजमेंट करता, आज भी सऊदी अरबिया के प्रिंस का फंड मैनेजमेंट करता। हालांकि चला इस समय परेशान, मैं उसे यहाँ ले आया था, नहीं छोड़ता हूँ दूसरे देशों के, अपने देशों का तो कर रहा है। तो मुझे आप बता दिए मुझे काय बात की कमी है? 35 कंट्रीज़ में जा चुका हूँ एज इन सर्विस में, और हर जगह। सर, जिस प्रकार से कुछ सालों से शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है, ऐसे में गरीब वर्ग किस प्रकार अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिला सके, इसके लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? नहीं, ये कहना चाहेंगे बहुत ही अन्याय है गरीबों के प्रति उनको अलग करने के लिए कि शिक्षा से कट हो जाए। शिक्षा ही एक उनका धन है, शिक्षा ही उनकी संपत्ति है, और शिक्षा ही से उनकी इज्जत मिलती है, शिक्षा ही से उनकी उन्नति हो सकती है। उस सारी उन्नति को ख़त्म करके वो चाहते हैं कि ये फिर से पिछड़ुआ बन जाए, उन्हीं की चिरम भरते रहें, उन्हीं के पैर छूते रहें। ये है जैसे द कल्चर, और गुलाम के गुलाम बने रहें। तो क्या हो रहा है, ये जो कोविड-19 इसके चक्कर में आपने देखा फ्री अनाज भटके, क्या ज़रूरत है उन फ्री अनाज?
क्या लोग देश में जानते नहीं? आप तो देश में जाने कहाँ कहाँ पॉपुलर हैं। आप कहे हमने आतंकवाद पर झगड़ा कर दिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, बड़ी उपलब्धियाँ प्राप्त कर दी, सब कुछ हम मानते हैं अपने, उसमें मुझे नहीं जो है बहस करना है। मगर मुझे आप बता दें कि आपका स्टेचर अगर ऐसा है तो आप मुझे फ्री वाली बात क्यों हम लोगों को गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं? आप क्यों 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 हमें नहीं चाहिए फ्री? आप खरीद के दीजिए, आप बजट में से दीजिए। हमने बजट जब सोसाइटी प्लानिंग थे यूपी में और दिल्ली में, तो हमने बनाया था कि शेड्यूल कास्ट के लिए अलग से प्लान बनना चाहिए, बजट बनना चाहिए और उनका पैसा उन्हीं के ऊपर खर्च होना चाहिए। और काफ़ी साल तक चला। आज में प्लानिंग कमीशन ख़त्म कर दी और वो सिस्टम भी ख़त्म कर दिया। कोई बोलने वाला नहीं, कोई नेता बोलने वाला नहीं। आप कह रहे क्यों बनाई पार्टी? क्योंकि मेरे समाज के नेता सब गुलाम बन गए, जाके गुलाम के रूप में बैठे रहते हैं वहाँ पर, कोई कुछ नहीं बोलता। ये बात बोलता क्यों नहीं? क्यों मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल है ना, उसने 2-3 बार मेरी माला डाली थी कि मैं सर्विस में थे और वो भी सर्विस में थे। आज बैठे हुए वहाँ पर कभी बोला है कि भाई उनका हिस्सा क्यों बंद कर दिया गया? 21% खर्च होना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 4% खर्चा होता था 30 साल तक, 35 साल तक कांग्रेस के बारे में। आप कांग्रेस के बारे में पूछते हैं लोग तो हम कहते हैं बहुत अच्छी है कांग्रेस, बिल्कुल सेकुलर है, सब कुछ है। मगर अंततः वो एक अमुक जात के लिए ज़्यादा काम किया, उसी को आगे बढ़ावा मिला। हमारे मुस्लिम भाई में से एक मिनिस्टर होता था, 2 होते थे ज़्यादातर। ऐसे शेड्यूल कास्ट में 1-2 मिनिस्टर होते थे और नहीं होते थे। कोई बता दे कि कांग्रेस के भी कॉन्स्टिट्यूशन में कितने % भागीदारी किसको है? कोई बताए? नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि ये सब पार्टियों ने जितना है हम लोगों को ठगाया और इसलिए हमें अलग से पार्टी बनाने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि सबको भागीदारी मिले, सबका साथ, सबका विकास और योजनाबद्ध विकास और ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स होना चाहिए। असेट्स जो आप मालदारों की तरफ प्राइवेटाइजेशन करके मालदारों को दिए जा रहे हैं, सारे असेट्स उनको दे देंगे। तो हम चाहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स हो। आप ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स टुवार्ड्स रिच पीपल कर रहे हैं, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की भावना के विपरीत। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में यही है कि देयर इज नो सेंट्रलाइजेशन, नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द फ्यू हैंड्स, सोशलिस्टिक पैटर्न सोसाइटी होना चाहिए। तो आप जो प्रीएम्बल को इग्नोर करते हुए आप अपनी मनमाजी से कर रहे हैं, ये कोई प्रजातंत्र जो है बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसको डिफरेंट आस्पेक्ट लिया जा रहा है। लोग इसलिए लोग कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली दिस इज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इनडायरेक्टली प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि जो एक आदमी चाहे वो होगा। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कोशिश की थी बाबा साहब ने। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चाहा, उन्होंने कहा इस देश में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकती, यहाँ पर तो प्रजातंत्र ही सूटेबल रहेगा। क्यों कि यहाँ पर तो भी गरीब रहते हैं, उनके पास प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कोई हो, हाथ जोड़ के जाएंगे एक बार कम से कम कि भाई हम आपके लिए हैं, आपकी सेवा के लिए हैं। अदरवाइज नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं। एक्चुअली मैं कोई इलेक्शन कैंपेन करने के लिए नहीं आया था और न मैं पार्टी, मैंने बताया कि इतने सालों से पार्टी बनाई है, न वो बहुत ज़्यादा वो थी। मगर यह है कि अब जिस तरह के हालात हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, देश में है, और एक जिस तरह के सांप्रदायिकता का बहुत बुरी तरह से वो है और उसको दबाने के लिए तमाम बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं, डिवाइड करते हैं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम जैसा आदमी बोलेगा तो लोग को सोचेंगे तो कि कोई IAS ऑफिसर जिसने 36 साल IAS की नौकरी करी है, मजाक नहीं है, वो बोल रहा है तो कुछ ना कुछ बात सच्चाई बोल रहा होगा। तो इसलिए इसकी पार्टी बनाने की और उद्देश्य यही है कि जन पूरे ज़िले में, जैसे मैं गाजियाबाद कलेक्टर रहा, मुरादाबाद में ADM रहा, फिर बरेली में ADM रहा, सिटी मजिस्ट्रेट रहा, पीलीभीत में रहा, DM सीतापुर रहा, विभागाध्यक्ष 8 रहा, 8 विभागों का विभागाध्यक्ष रहा, डायरेक्टर ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट तो ट्रेनिंग की पूरी प्राथमिकता दी, खादी ग्राम उद्योग रहा तो खादी की ट्रेनिंग की दी। ये MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो MSME चला रहा है, जो सब मेरा बना हुआ प्लान, सबको भागीदारी मिलनी चाहिए। ये मुख्य मुद्दा ये है कि हमें इज्जत मिलनी चाहिए, सबको सब, ये देश सबका है, किसी एक का देश नहीं है और किसी एक कास्ट का देश नहीं है कि वो अपना सुप्रीम पोज करता रहे और जो वो चाहे वो मान लें। तो हमने तो बड़ा चैलेंज के साथ किया है। हमारे पास ठीक है फौज नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, जी मैं मानता हूँ, मेरे पास तो किताब ही नहीं है, मेरा कोई गॉड फादर है, मगर मैं अकेला ही टच करके रखूँगा जब तक जीवित हूँ, तब तक ये अन्याय देश में नहीं होने देंगे। ये थे हमारे साथ डॉक्टर चंद्रपाल, पूर्व IPS अधिकारी, आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब हम आपको मिलाते हैं नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया के संयोजक ताहिर हुसैन साहब से, जो इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रपाल साहब के साथ मीटिंग में। वकील साहब, क्या आप और डॉक्टर साहब मिलकर कुछ नया कार्य करने जा रहे हैं या केवल एक ये मुलाकात भर है और यहाँ इनकी
बातों से आपको क्या लगता है? मुझे इस मीटिंग में आज जो इनवाइट किया गया जनाब यहिया कुरैशी साहब के माध्यम से और गैबाना तारुफ कराया गया हमारे चंद्रपाल साहब जो आदर्श समाजवादी पार्टी के आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जो इनकी परिचय कराया गया, जो तारुफ कराया गया इनकी गैर मौजूदगी में, उससे कहीं बढ़ चढ़ करके मैंने मिलने के बाद हम प्रभावित हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी समाज सेवा में गुजार दिया। एक सरकारी अधिकारी होने के बावजूद, नौकरशाह होने के बावजूद भी इनके अंदर एक दर्द रहा। वो दर्द आवाम की दर्द, आवाम को सुख सुविधाएं देने की दर्द, जिसकी वजह करके इनकी बातों से ऐसा लगा कि ये सर्विस में रहते हुए भी इनके बीच और अन्य मंत्रियों और विधायकों और एमपीओं के बीच में जो है इनकी एक टकराव होती रही, और जिसका नतीजा ये हुआ कि जब ये सेवानिवृत्त हुए और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने इस पार्टी का जो गठन किया है और जो हमारी बात हुई, तो बात जो हम आज सन 1999 से जो हम लेकर चल रहे हैं दर्द कि समाज में हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं और इस समाज को अपराधियों ने, वोट के लुटेरों ने समाज को जाति और धर्म के नाम पर विभक्त कर दिया है, बांट दिया है। अब जो बांट दिया है तो इंसान इंसान के बीच में खाई हो गया है। लेकिन उसी का नतीजा है कि आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक उन्हीं लोगों को सत्ता का सुख भोगने का अवसर मिला जो अब मैक्सिमम अपराधी किस्म के रहे, पूंजीपति रहे, वर्चस्वकारी रहे। ऐसे लोगों ने सत्ता का सुख भोगा। अब ऐसी स्थिति में हमारी और इनकी विचारधारा ये मिल रही है कि भाई एक ग्रुप के आधार पर, यानी अगर मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड जो भी हैं, इन या फॉरवर्ड में भी जो भी हैं, चाहे वो ठाकुर हों, ब्राह्मण हों, कास्ट हों, जो भी हों, तो इनकी एक ग्रुप के आधार पर इनकी हिस्सेदारी और भागीदारी की बात होनी चाहिए सत्ता में। इसको आज तक मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। ना तो कांग्रेस ने इतने दिनों तक शासन किया, ना तो कांग्रेस ने माना, ना ही ये जो मिडिल क्लास की छोटी छोटी पार्टियां जो है नौ धनाढ्य बन गई, यानी धनों का अर्जन करके धन के ऊपर फन काट करके बैठ गए, चाहे वो समाजवादी हो या मायावती की पार्टी हो या अन्य कोई भी और भी स्टेट में बहुत सारी, चाहे वो बिहार की सरजमीन हो, चाहे नीतीश हो, लालू हो, जो भी हो, इनकी पैदावार जो हुआ। तो ऐसी स्थिति में हमारी इनकी ये विचारधारा मिलता जुलता है कि एक आवाम की दर्द, इंसानियत की दर्द हमारे अंदर होनी चाहिए और एक इंसान दूसरे इंसान के अधिकारों का हनन ना करे, ऐसा कोई कर्तव्य ना करे जिससे कि किसी के अधिकारों का हनन हो। सबको अधिकार मिले, सबको जो है संविधान के, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान के निर्माता रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग टू संविधान का सम्मान होना चाहिए और उसी प्रेम्बल के अकॉर्डिंग टू हमें जो है हमारे भारत के नागरिकों को जो है प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तभी जाकर के हमें मूल रूप से आज़ादी का मकसद पूरा हो सकेगा। अन्यथा हम जो है खोखले हैं और हमारा जो है एक तरह से पूंजीवाद, अपराधीकरण, ये सभी मिलकर के हम पर हावी है और इसके संगठित करने के लिए हमें ज़मीन तक जाना पड़ेगा, आवाम को डोर टू डोर जाकर के समझाना पड़ेगा और उनकी राजनीतिक चेतना बढ़ानी पड़ेगी। ये राजनीतिक चेतना नहीं बढ़ाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये सिर्फ वोटर रहें और हम इनके शासक रहें। तो ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हैं कि हम आदर्श
समाज पार्टी से मिल करके जो है ये अपनी विचारधारा को आगे बढ़े और हम इनके साथ हमेशा कदम ब कदम मिला करके चलना चाहते हैं। आदर्श समाज पार्टी